इस बार मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी बायलैटरल रिलेशंस में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एसे में भी एआई के ऊपर रेगुलेशंस पर ज़रूर एक एसे आए, और एथिक्स के पेपर में भी ये डायलेमा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे कैसे रेगुलेट करें। तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक है। फिर नेटवर्क चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू नेटवर्क, उसमें भी ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए, और मेंस के एसे के पेपर और इथिक्स के पेपर में भी इसको एक्सपेक्ट करिए। तो एक बहुत अच्छा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टे नाम का एक एआई चैटबॉट रिलीज किया था। अब ये चैटबॉट्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इन्हें यह बताया जाता है कि सीखना कैसे है, और ये इंटरनेट से डेटा के सेट उठाते हैं और उससे सीखते हैं। तो उसने एंटी सेमेटिक ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और रेसिस्ट होकर उसने स्टार्ट कर दिया, रेसिज्म स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह थी जो डेटा सेट उसने अपने बलबूते इंटरनेट से उठाया, उसमें ऐसी बातें थी तो उसने वही सीख ली। 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया। डाइवर्स कंटेंट है, कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये इकोनॉमी में ऐड करेगा, पर ऐसा है कि जब ये पूरी तरह परिपक्व होगा तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों जॉब्स चले जाए। वी आर स्टेयरिंग एट अ मास अनएम्प्लॉयमेंट। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी तो और भी अत्याधुनिक है, उसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो ऑन डिमांड की वो फैसिलिटी ला रहे हैं। तो एआई के एल्गोरिदम में क्या कोई गार्ड रेल है कि ये सर्वशक्तिमान, सर्व ताकतवर हो जाएगा? क्या कोई गार्ड रेल है, क्या कोई प्रतिबंध है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस हैं, या ये किसी चीज से भी सीखेगा? और खासकर ये ह्यूमन इमोशंस के नेगेटिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हेट जो प्रोपेगेंडा हर सेकंड फैलाया जाता है, उससे डेटा सेट लेकर ये सीखे। क्या ये हार्मफुल आउटपुट जनरेट करेगा? और ये जो आज ट्रोल की आर्मी लगती है किसी के बारे में कुछ बदनामी भरा फैलाने के लिए, लेकिन जब ये डेटा सेट अवेलेबल हो जाएगा तो क्या ये डेटा सेट उठाकर ये अपने आप ही हेट फैलाने लगेगा? कौन है जो इसको गार्ड करेगा? कौन, किसके हाथ में है ये? तो लेस विजिबल हार्म्स दिख नहीं रहे हैं, बहुत बड़े हार्म्स, लेकिन लेस विजिबल है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर आप एक क्वेश्चन या एक ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेंडर का बायस है, औरतों का अपने एम्पावरमेंट के लिए डेटा कम है, माइनॉरिटीज का, एथनिसिटी का अपने डिफेंस में डेटा कम है। एक माइनॉरिटीज के ऊपर हजारों वीडियो 56 घंटे, हर घंटे में वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो डेटा सेट किसका अवेलेबल है, किसके खिलाफ अवेलेबल है? एआई के एल्गोरिदम्स जब ये डेटा सेट ऑन देयर ओन उठाते हैं तो वो किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट, पक्षपात करते हैं? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसे कहा गया कि भाई डेटा सेट लेकर लोगों को पहचानो और जाने दो। तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स में डेटा सेट, लोगों का बनाया हुआ डेटा ऐसा अवेलेबल है कि उसने डार्कर स्किन टोन के, जिसे आप कहते हैं ना कि अश्वेत लोग, डार्कर स्किन टोन वाले, उनको उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं इन्हें नहीं लूंगा। इसी तरह जेल के अंदर एक प्रिज्म नाम का सॉफ्टवेयर लाया गया, प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं डार्क स्किन टोन वाले अफ्रीका मूल के अमेरिकन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इन्हें छोड़ दिया जाए। एआई सिस्टम लाया गया था, कंपास नाम था उसका, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। उससे यह पूछा गया कि कैदियों पे दिन और रात नजर रखो और बताओ कि इनमें से कौन अच्छा है ताकि उन्हें रिहा किया जा सके। उसने कहा किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बताऊं, तो कहा तुम एआई हो, तुम ढूंढो कैरेक्टरिस्टिक। तो उसने वर्ल्ड के इंटरनेट से जब डेटा उठाया तो हर डेटा
डार्कर स्किन टोन वालों के खिलाफ था, मुस्लिम नाम वालों के खिलाफ था, तो उसने वही कैरेक्टरिस्टिक्स वालों, मुस्लिम नाम वाले, अफ्रीकन बेस वाले, काले कलर की स्किन वालों के खिलाफ उसने गया और उसने उनको रिहा करना रिकमेंड नहीं किया। कुछ कंप्लेंट्स इंडिया में भी ऐसी हैं कि बैंक्स के पास एआई सॉफ्टवेयर है जो किसी की क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दी है कि नहीं ये बताते हैं, तो उसमें माइनॉरिटीज को, SC ST OBCs को, जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक कारणों से हमेशा सेकंड दर्जे पे रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, लोन नहीं देता है, सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करता है कि इन्हें लोन मिले। तो यूएस की ये कहानी और ये सब एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि भाई जेंडर बायस है, एथनिसिटी बायस है, रेस बायस है। क्या एल्गोरिदम की गलती है कि एल्गोरिदम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? नहीं, एल्गोरिदम की गलती नहीं है, पर जिन डेटा सेट से वो सीख रहा है ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। और इससे एक रिस्क है, वो रिस्क ये है कि साहब अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स या इलिटरेट ग्रुप्स या हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड, ऐतिहासिक तौर पर गरीबी रेखा वाले ग्रुप, जिनको महंगी शिक्षा खरीद कर कंटेंट उस लेवल का बनाना नहीं आता, ऐसे ग्रुप्स, वो डिसीजन मेकिंग में जो नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में जो नहीं है, ऐसे ग्रुप्स, इनके खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह डिस्क्रिमिनेट करेगा, क्योंकि इनकी दिफा करते हुए, इनका डिफेंस करते हुए, इनके हक में वो डेटा अवेलेबल नहीं है। क्या कंट्रीज इस तरफ देखेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे हमें रेगुलेशन लाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? बहुत मुश्किल लगता है। कंट्रीज इस समय एक रेस में हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की रेस, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ऊंची चीजों पे कैसे कब्जा कर लें, हमारा सिस्टम जो है वो सबसे शानदार कैसे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रेस में सबसे आगे क्यों है? क्योंकि उसके पास ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो रहती तो यूएस में है लेकिन डेटा सारी दुनिया से इकट्ठा करती है, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मोबाइल की बनाने वाली कंपनी है, इवन एप्पल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, अमेजन हो गई, है वो अमेरिका में, लेकिन डेटा उनका सारी दुनिया से इकट्ठा होता है। तो ये डेटा वो फीड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ये डेटा से सीख कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनके डेटा से सीखता है फिर उन्हीं को रिप्लेस करता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस डेटा की ओनरशिप और ऑथरशिप, भाई हमारा डेटा, उससे आपका एल्गोरिदम सीख रहा है और वो हमारे ही जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। आप एक मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं, भविष्य में हमारा जॉब जा रहा है, तो कौन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमको दिलाए? हमें अपने डेटा के लिए चार्ज करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे डेटा सेट पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा रहे हैं। तो यूएस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस के लिए एक करंट अफेयर्स था कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है स्टीफन थैलर, उन्होंने डाबूस नाम का एक सिस्टम बनाया, डिवाइस फॉर द ऑटोनॉमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटिनेंस। और उन्होंने कहा कि ये क्रिएटर है, ये एक इन्वेंटर है, मैं इसे इन्वेंटर की तरह रजिस्टर करवाना चाहता हूं, आप इसको बताइए कि इस फील्ड में कुछ इन्वेंट करो, डेटा दे दीजिए, वो इन्वेंट कर देता है। अब इंसान सबसे ऊपर कहां तक जा सकता है जॉब करने में? इन्वेंशन तक। वो इन्वेंशन भी अगर ये करेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा? तो उनकी जो पेटेंट की एप्लीकेशन थी वो ऑस्ट्रेलिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूएस, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन पेटेंट ऑफिस ने उसको नकार दिया। फिर वो साउथ अफ्रीका गए और वहां उन्हें डाबूस को इन्वेंटर की तरह उन्होंने रजिस्टर किया। ऐसे ही इंडिया में इंडियन कॉपीराइट ऑफिस में राघव नाम का एक एआई सिस्टम था, और उसके ओनर ने कहा कि भाई आर्टिफिशियल वर्क बनाने में ये को ऑथर है, तो मैं इसके बनाए हुए वर्क को कॉपीराइट करवाना चाहता हूँ। पहले राघव को रिकॉग्नाइज किया, कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको दिया गया, फिर वापस लिया गया, सब्सिक्वेंट विड्रॉल किया गया और कहा गया कि नहीं, सिर्फ इंसानों को दिया जा सकता है। हाउएवर लेटर द ऑफिस इशूड अ विड्रॉल नोटिस और कहा कि को ऑथर एक इंसान, लीगल पर्सन ही हो सकता है। तो ये ना ओपेक है, पारदर्शी नहीं है, इनस्क्रूटेबल है। ये अपना डेटा इस वक्त उठा रहा है, लाखों करोड़ों वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके ये अपना डेटा उठा रहा है। क्या आप उस डेटा को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं? नहीं, इतनी हैसियत हमारी है ही नहीं।
पारदर्शी नहीं है, ओपेक है, इनस्क्रूटेबल है, ऑटोनॉमस है, जितना चाहिए उतना डेटा उठा रहा है। और ये एक मैसिव चैलेंज बनकर हम सबके सामने खड़ा हो गया। तो ये चैलेंजेस हैं जो मेंस के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। और एल्गोरिदम है साहब, और अपने आप को चेंज करने वाला एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, नए पैमानों के हिसाब से फिर नया डेटा सेट लेता है। अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाए या लेख लिखे जैसे चैट जीपीटी लिखता है या मेल बनाए, तो प्रोडक्ट डिफेक्ट के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? किसने किया है? वो ये है जो एआई के डिबेट में आपके आंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है जो आप ऐसे में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि इट इज रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन आंसर। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस जो आपको उठाना चाहिए कि एआई ड्रिवन जो है उसमें जो ये सिस्टेमिक बायस है, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि एआई का सोसाइटी से जो इंटरफेस है, जिस डेटा पे एआई को ट्रेन किया जाता है, उसके बदले में सोसाइटी को एक मास अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसके जॉब्स जा रहे हैं, तो उसका हर्जाना कौन देगा? ठीक है। तीसरा है कि साहब अंडर रिप्रेजेंटेशन है जिन डिसप्रिविलेज्ड ग्रुप्स का, जिन्हें बराबरी का हक कभी नहीं मिला, जो कभी नहीं अपने हक के लिए लड़ पाए, आवाज उठा पाए, इतने पढ़े लिखे नहीं, उनका जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है डेटा सेट्स में, जिस वजह से उनके खिलाफ ये एक बायस रखता है। और ओवर रिप्रेजेंटेशन वो कम्युनिटीज हैं जिनके हाथ में ये टेक्नोलॉजी, जो अमीर हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो इसका इस्तेमाल जानती हैं। तो ये अंडर रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे करेंगे? इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? और कई बार जब ये हेलुसिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर लाता है, ये जो बायस अपने अंदर लाता है, तो डेटा रिच बिग टेक कंपनीज जो हैं, जिनके पास पूरा मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या वो इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि इंसान को ये गवर्न करेंगी? ये एआई गवर्नेंस और रेगुलेशन के सवाल है। हाइड्रा एक जानवर था जिसके एक से ज्यादा मुंह थे, एक को काटने पर दो और ग्रो होते थे। बिल्कुल एआई का हाल इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस में डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी और पावर है कि वो हमारा डेटा कलेक्ट करें, और हम उनका प्रोडक्ट रात दिन स्क्रॉल करके, यूज करके और ज्यादा डेटा सेट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल राइट्स का क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या, सोशियो इकोनॉमिक और लीगल इम्प्लीकेशंस का क्या, कौन है जो इस पर रेगुलेशन लगाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको पहले क्वेश्चन के बारे में, जो ऐसे में आप डिबेट लिखेंगे, उसके बारे में बहुत हद तक समझ में आया है।